सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की मैथ को पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की मैथ का ये चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक फिनिश करेंगे, मतलब ये एक्सरसाइज आज पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग टोटल 3 एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, हर एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है बच्चों। ये इसका लेक्चर नंबर 10 है, इसका मतलब 9 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया ना तो हद है बच्चों, फिर कब पढ़ोगे आप लोग, है ना, क्योंकि समय आ चुका है पढ़ने का भी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सममित और विषम सममित अवयव को डिस्कस करेंगे, मतलब क्या होता है सिमेट्रिक और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज हम लोग ये देखने वाले हैं बच्चों। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है सममित और क्या होता है विषम सममित अवयव। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक कोई अवयव है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव है और उसके अवयव इस प्रकार से लिखे हुए हैं AIJ, ठीक है, इस तरीके से लिखे हुए हैं। आपने क्या किया कि आपने इसका परिवर्त निकाला, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने इसका परिवर्त निकाला और इसका परिवर्त हुआ A डैश, है ना। तो बच्चों A डैश आपने निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया और वो ट्रांसपोज जब आपका आएगा तो वो A और J और I फॉर्म में आएगा। अब बहुत अच्छे से समझ लिया आपने कि क्या होता है बच्चों ये और क्या होता है ये आपको दिया होगा, ट्रांसपोज आपको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे, चुटकियों का खेल है। तो बच्चों सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो सबसे पहला जो केस है वो हमारा ये है कि यदि, बहुत अच्छे से समझना, यदि A डैश बराबर हो जाए A के बराबर हो जाए A डैश, A और A डैश आपस में यदि बराबर होते हैं तो हम बोलेंगे कि जो हमारा A है वो एक सममित अवयव है। बात समझ में आई? A क्या है? एक सममित अवयव है। लेकिन एक शर्त है कि A जो है हमारा ये कैसा होना चाहिए? एक वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर ये वर्ग अवयव नहीं है तो फिर हमारा ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? सममित का केस फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बहुत अच्छे से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो आपका A है वो कैसा होना चाहिए। ये बच्चों सबसे पहले एक वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है कि इसकी पंक्तियों और पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, है ना। वर्ग अवयव मतलब समान, जो आपकी क्या होनी चाहिए, पंक्ति और समान होने चाहिए स्तंभ, है ना, समान पंक्ति व स्तंभ ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि A क्या है, एक मेरा सममित अवयव है ना। ये अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि A कैसा अवयव है, सममित अवयव है। क्लियर हुआ बात ये कि ये हमारा कैसा है, सममित अवयव है बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारा दूसरा केस है और दूसरा केस ये है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना ये बात, अगर A निकाला आपने और जो वो A आया है वो बराबर हो जाए -A डैश के, अगर ऐसा हुआ तो बच्चों फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो A हमारा कैसा अवयव होना चाहिए, ये भी हमने बताया कि एक वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब पंक्ति और स्तंभ हमारे समान होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि A बराबर A डैश हो। समझ गए बच्चों? एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि A बराबर -A डैश हो। तो इतना तो क्लियर हो गया अच्छे से सभी को। तो जरा ध्यान से देखना, जो A है हमारा वो क्या होता है, अच्छे से समझना बच्चों। जो A होता है वो AIJ होता है। अगर आपने A डैश निकालना है बच्चों, मान लो कि आपको A डैश निकालना है तो आप A डैश कैसे निकालोगे? A डैश बराबर आप निकालोगे A और J और I, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे बच्चों। इसका ये मतलब हुआ कि जो AIJ होगा, वो जितने भी AIJ होंगे वो -AJI के बराबर होंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। अभी
इतना समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि हमारे पास a हो गया ये, और यहां पर एक नंबर लिखा हमने 1 2 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ऐसे मैंने लिखा। अब मैंने बोला कि यार सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो आव्यूह लिखा हुआ है ये एक सममित आव्यूह है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे, ध्यान से समझना। आप इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालोगे, मतलब इसका एक कैसा आव्यूह निकालोगे बच्चों, विषम ए का ट्रांसपोज, मतलब इसका परिवर्त निकालोगे। जब इसका परिवर्त निकालोगे तो इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या को बदल दोगे। इसका मतलब ये वाला एक यहां होगा और उसके बाद ये वाला 2 यहां होगा, फिर ये वाला 2 वहां चला जाएगा और एक यहीं रहेगा। समझ में आई बात। अगर ये नंबर नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे देखो, ठीक है, अच्छे से समझना। मैं यहाँ 4 कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। या मैंने 4 कर दिया मान लो, तो 1 फिर उसके बाद 2 फिर 2 और उसके बाद 4, तब भी ऐसा ही आएगा। अब ध्यान से देखो, a और a डैश आपस में समान आए हैं। अगर a और a डैश आपस में समान आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो a है वो एक सममित आव्यूह है। क्या है बच्चों, ये एक सममित आव्यूह है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक सममित आव्यूह। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मान लो कि आपके पास एक और दिया हुआ है a बराबर, अच्छे से समझना। मान लो a बराबर दिया हुआ है आपको, मैं एक बुक से एग्जांपल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, मान लो दिया हुआ है 0 e और f, ऐसे दिया हुआ है, -e फिर उसके बाद 0 और g, ये दिया हुआ है बच्चों g, और उसके बाद मेरे लाल दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का f और माइनस का g और उसके बाद 0, ऐसे दिया हुआ है। अब आपको इसको ये बताना है कि ये क्या एक हमारा विषम सममित आव्यूह है, ये चेक करना है मान लो। तो अब आप कैसे चेक करोगे, आप इसका सबसे पहले a डैश निकालोगे। a डैश निकालते हैं, a डैश कैसे निकलेगा, 0 को यहाँ लिखेंगे, ये -e होगा यहाँ, ये -f होगा यहाँ, फिर उसके बाद अब ये लाइन तो हमने ऐसा लिख दिया, अब इसको लिखेंगे, e होगा, 0 होगा और -g होगा, फिर उसके बाद f g और 0 होगा, तो हम लोग लिखेंगे f फिर उसके बाद g और उसके बाद 0। ये समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है, इसके आगे माइनस से गुणा करना है बच्चों। तो अब जब माइनस से गुणा करेंगे इनके सारे के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 0 होगा फिर e होगा और फिर से f होगा, फिर यहाँ पर -e आएगा और ये 0 आएगा और यहाँ पे g आएगा, और यहाँ से -f आएगा, -g आएगा और बच्चों 0 रहेगा। यार इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों आपस में बराबर आए कि नहीं। इसका मतलब है कि a तो जो था वो -a डैश के बराबर था, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ये आव्यूह है ये कैसा है, ये विषम सममित है। समझ में आई बात। ये कैसा आव्यूह है बच्चों, ये विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब जरा हम आते हैं कुछ, हम थोड़ा सा और आपको एक अच्छी सी चीज बताते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब अच्छे से समझना, मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 1 सेकंड वेट करना। पूरा आ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया इतना। अब मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूं। देखो, अब मान लो आप विषम सममित आव्यूह निकाल रहे हो। इधर मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपने देखा था कि इसके विकर्ण के सारे अवयव 0 थे। क्या ये हमेशा 0 होते हैं, चेक करके देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर, वो दिया हुआ है a, i और j, ऐसे इसके सारे अवयव। ठीक, अब उसके बाद आपने इसका a डैश निकाला, तो a डैश निकालोगे तो a होगा और j i होगा, मतलब इसके अवयव और जो होंगे पंक्ति के अवयव और स्तंभों के अवयव आपस में बदल जाएंगे। ठीक, तो अब आपने जो इससे निकाला तो आप बोल सकते हो कि भाई a i j जो है वो a j i के बराबर है। कब, जब ये सममित आव्यूह है तब। लेकिन अगर ये विषम सममित है तो इसके आगे माइनस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा। जैसे यहां आते हैं,
समझते हैं। देखो यहां पे देखो, ये अगर मैं इसको देखूं और मैं इसको देखूं, यार ये जो अवयव है आपका ये कौन सा है, ए, और पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। इसको देखो, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। यार इन दोनों को जरा ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि A12 जो है वो A21 के बराबर तो है, लेकिन इसके आगे बस माइनस लगा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये ऐसा सारे अवयव के लिए होगा। ठीक, मैं खोल के रख रहा हूं इसको, बस इतना समझ लो। अब मान लो कि ये विकर्ण के अवयव हैं। जब ये विकर्ण के अवयव होते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो मैं बोलूंगा A11, इसका नाम दूंगा तो A22, इसका नाम दूंगा तो A2, इसका नाम दूंगा तो A33। इसका मतलब I और J के मान आपस में बराबर हैं, अगर ये विकर्ण हमारे अवयव है तो, विकर्ण के हैं। तो जरा ध्यान से देखो इसको फिर, अगर ये विकर्ण के अवयव हैं तो इसका मतलब है कि विकर्ण के अवयवों के लिए, बहुत अच्छे से समझना, विकर्ण के अवयवों के लिए, बहुत अच्छे से समझना, अवयवों के लिए अगर आपको निकालने पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, I जो होगा वो J के बराबर होगा। भाई I का मान J के बराबर होगा, और अगर I का मान J के बराबर है तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं A I, और यहां लिख सकते हैं A I, और A I इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AII। तो मैं बोल सकता हूं इधर आएगा 0। यहां से बच्चों मिलेगा कि AII का मान 0। इस बात से ये पता चलता है कि अगर कोई एक विषम सममित अवयव है तो उसके विकर्ण के अवयव 0 होंगे। इस बात को लिख लो जल्दी से कि यदि कोई वर्ग अवयव विषम सममित अवयव है तो उसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा इतने अच्छे से। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि इतना बालक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। अब हमें एक थ्योरम ना प्रूफ करके आपको दिखानी है। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो हम आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताने वाले हैं। किसी वर्ग अवयव के लिए, किसी वर्ग अवयव ए के लिए, यहां ए ऐड कर लो। ठीक है, एक सेकंड रुको। किसी वर्ग अवयव ए के लिए, ठीक है, किसी वर्ग अवयव ए के लिए, मान लो बच्चों कोई एक वर्ग अवयव है ए, किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है। क्या लिखना बच्चों, सममित अवयव होता है। ये पेपर में आता है और कई नंबर का पूछा जाता है। सममित अवयव होता है, इस बात को सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। ये बोर्ड की हाइट ना थोड़ा मेरे को कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ठीक, अब इसको प्रूफ करके दिखाओ। अब मान लो कि हमें ये दिखाना है कि ये सममित है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका परिवर्त निकालेंगे, और वो परिवर्त अगर इसके बराबर आ गया तो हम मान लेंगे कि हाँ भैया ये एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। हमने लिखा, माना कि ये b बराबर हमने मान लिया कि a माइनस ए डैश, ये हमने मान लिया। और अगर b को हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है कि b बराबर b डैश, हमें ये सिद्ध करके लाना है, ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग b डैश निकालते हैं। b डैश निकालेंगे तो a माइनस ए डैश, तो हम यहां लिख देते हैं अतः। ठीक, अब a माइनस ए डैश हुआ। इस बार सॉरी प्लस कर लो बालक, हमने वहां प्लस लिख रखा है, यहाँ प्लस भी करो, यहाँ प्लस भी कर लो, हमने वहां गलत कर दिया था, माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद अगर माइनस हो जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर लिखेंगे तो a डैश, फिर उसके ऊपर a डैश, और उसके ऊपर फिर से डैश। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि a डैश और उसके ऊपर अगर फिर से हो गया डैश तो हम लोग का a के बराबर होगा, ये पढ़ रखा था।
इसका मतलब है कि बालक यहाँ से a आएगा a डैश और यहाँ से a आएगा, ये बात तो पता है। हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ रखी है कि अगर a प्लस b है तो b प्लस a बराबर होंगे, अगर a प्लस b है तो b प्लस a हो सकता है। इसका मतलब इनकी यार अदला बदली कर सकते हो, कर दो अदला बदली। तो पहले a डैश कर लो, पहले a कर लो और बाद में a डैश कर लो। यार ये तो हमने b माना था, इसका मतलब है कि देखो b डैश b के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं अतः a प्लस a डैश एक कैसा अवयव आ गया, सममित अवयव आया है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये एक सममित अवयव कैसे आया है। ठीक है, अभी देखो आप लोगों के स्कूल खुल गए हैं। मैं सोच रहा था कुछ लाइव क्लास लूँ, लेकिन लूँ किस समय में, क्योंकि शाम को ले नहीं सकता, कुछ मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो अगर सुबह लेते हैं तो कितने बजे लें, ये दिमाग में मेरे चल रहा है, लेकिन अभी कैसे। चलो ये समझ में आया कि नहीं। आगे एक चीज़ और समझते हैं। दूसरा हमारा नोट, किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव a के लिए, किसी वर्ग अवयव a के लिए a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। क्या होता है बच्चों, विषम सममित अवयव होता है। इसको हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों, विषम सममित अवयव होता है। चलो देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने लिख लिया कि भाई मान लिया हमने कि b बराबर ये हमारा a माइनस a डैश है, ये हमने मान लिया। हमें ये दिखाना है कि b मेरा विषम सममित है। कैसे दिखाएंगे, तो हमें ये करना पड़ेगा कि b को प्रूव करके बराबर दिखाना पड़ेगा b डैश के, वो भी माइनस का। भाई कैसा दिखाना पड़ेगा, माइनस का दिखाना पड़ेगा कि b बराबर माइनस b डैश, ये दिखाना पड़ेगा बालक। कैसे दिखाओगे, चलो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना तो यार कर चुके हैं। अतः लिखो, क्या लिखोगे, अतः हम लोग मान लेते हैं कि भाई b डैश पहले निकालते हैं। चलो b डैश निकालते हैं। क्या होगा b डैश, इसको निकालते हैं। देखना बच्चों, a आएगा, ठीक, a आएगा, उसके बाद a माइनस a डैश और उसके ऊपर फिर से हम लोग डैश लगा देंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसका डैश होगा तो a डैश माइनस फिर से a डैश और उसके ऊपर फिर से डैश। अभी भी मैंने बताया था कि ये तो a के बराबर होगा, इसका मतलब a डैश माइनस a आएगा। अब हमें a को पहले लिखना है, a डैश को बाद में लिखना है। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि a माइनस b जो होगा वो माइनस b माइनस a के होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले कॉमन लेंगे ना, तभी तो हो पाएगा ऐसा। ठीक, तो बीजगणितीय योग के नियम तो फॉलो करते हैं, लेकिन इसको पहले लिखो। अभी तो माइनस कॉमन लिया तो a पहले आ गया और माइनस a डैश हो गया आपका, और ये मेरा क्या आया है, b डैश। और ये आया क्या है, ये तो मेरा, ये क्या लिखा हुआ है, b। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये माइनस तो इधर ले आइए। जब माइनस इधर लाएंगे तो क्या आएगा, b बराबर माइनस b डैश। ये प्रूफ कर दिया हमने। तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा। समझ में आई बात। ये तो था आज का कॉन्सेप्ट जो काफ़ी लंबा चला। ये तो था आज का कॉन्सेप्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम बताते हैं कि अभी क्या करना क्या है। अब एक तीसरा और है, ये लास्ट है। किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव a को, किसी वर्ग अवयव a को एक सममित तथा एक सममित तथा विषम सममित, एक सममित तथा विषम
सममित आव्यूह हो के योग के रूप में बच्चों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त किया जा सकता है? मान लो कि एक आपके पास आव्यूह है ऐसे, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये है हमारा किसी एक आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह आपका प्रमेय नंबर 2 है। इससे पहले जो 2 मैंने बताया वो प्रमेय नंबर 1 था। और आप लोग इस बुक को फॉलो करो। बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक को फॉलो करें, कौन सी बुक को फॉलो करें। ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, आपको दिखाई दे रही हो अच्छे से, इसको फॉलो करो, पहले इसको कंप्लीट करो बच्चों, तब जाके आप आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। चलो, उम्मीद है बच्चों कि आप इस सेशन के बाद जो मैंने आज आपको बताया है ये सारी चीज़ें, यार किसी को 1% भी समस्या नहीं होगी। देखो, पहले मैंने आपको ये बताया, फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इनको ज्ञात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल किए। किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए एक सममित आव्यूह होता है, ये मैंने देख लिया। उसके बाद किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ये एक विषम सममित आव्यूह होता है, ये बता दिया मैंने। किसी वर्ग आव्यूह ए को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये चीज़ हमने आप लोगों को बताई। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि एक सममित आव्यूह है और सिद्ध करके दिखाओ कि एक विषम सममित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना बच्चों। लिखा है कि a बराबर हमें दिया हुआ है 1, -1, 5, -1, 2 और 1, फिर उसके बाद 5, 1 और उसके बाद 3, ये बच्चों हमें दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ बच्चों। अब अगर हम लोग इससे a डैश निकालें तो क्या आएगा? a डैश निकालते हैं, a डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा बच्चों। देखो, a डैश 1 लिखेंगे, फिर ये वाला -1 करेंगे, फिर उसके बाद ये 5 करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला -1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 करेंगे, फिर 1 करेंगे और 3 करेंगे। अब इनको जरा ध्यान से देखो, इनको जरा ध्यान से देखो। तो ये वाला यार दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a बराबर a डैश है, इसलिए a एक कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। बोलो, कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना। कॉन्सेप्ट जिसने क्लियर किया उसको कोई भी समस्या नहीं हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो इसके बाद हम लोग और दूसरा वाला करेंगे। ये तो पहला था, दूसरा देखो, सिद्ध कीजिए कि एक आव्यूह विषम सममित है। a बराबर लिख लिया, और देखो इसके विकर्ण के अवयव सारे 0 हैं बच्चों, तो हमने लिखा 0, 1, -1, फिर यहाँ लिखा -1, 0 और 1, उसके बाद लिखा 1, -1 और 0। समझ में आई बात? हम इससे a डैश निकालेंगे। सबसे पहले a डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो, 0 आएगा, फिर उसके बाद ये 1 आएगा, फिर से -1 आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा। ठीक, समझ में आई बात? अगर बच्चों हम लोग इससे ध्यान से देखें और हम इसको माइनस से गुणा कर दें, तो क्या आएगा? देखो, इसको माइनस से गुणा करते हैं तो हमने लिखा -a डैश, और इसके सारे चिन्ह हमने बदल डाले। तो देखो 0, 1, -1 है तो आ जाएगा 0, -1, फिर 1 आएगा। -1 है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो भी माइनस का। फिर उसके बाद 1 माइनस का, फिर 1 प्लस का, और उसके बाद 0 आएगा। यार इसको देखो, 1% भी कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि -a डैश जो था वो a के बराबर आ गया, और हम बोल सकते हैं
कि a जो है वो माइनस ए डैश के बराबर है, अर्थात जो मेरा ये आव्यूह आया है ना a, ये एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आई इतनी चीज? अच्छे से आई होगी समझ में। तो ये तो था 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है a1, इसको सत्यापित करो, ये एक सममित आव्यूह है और एक विषम सममित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर का पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, सत्यापित करना है। तो देखो a बराबर दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ 1 5 6 7, ये दिया हुआ है बालक। अब थोड़ा मैं छोटा लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इससे अगर हम लोग क्या निकालते हैं, इससे निकालते हैं a डैश। और जो बच्चा वीडियो देखे वो एक कमेंट तो कर ही सकता है ना एटलीस्ट, कि सर हाँ मुझे अच्छा लगा, या कुछ ये और अच्छा हो सकता था सर, है ना। कुछ तो सजेशन जो लगता है कि नहीं सर आप थोड़ा छोटे छोटे दिखाई देते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, मतलब जो अच्छा लगता है वो यार बोलो, जो कमी लगती है वो भी बोलो, आपका फ़र्ज है बोलना, ठीक। चलो अब इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमको ये दिखाना है कि एक सममित है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले a प्लस ए डैश निकाला, a प्लस ए डैश निकाला। a प्लस ए डैश निकालेंगे तो a प्लस ए डैश कैसे आएगा, देखो 1 5 6 7 ये हो गया, और a डैश के लिए क्या करोगे 1 6 5 और 7, इनको दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 1 1 2 5 6 11 6 5 11 और 7 7 14। एक बात याद कर लो, जो सममित इस तरीके से होगा ये और ये बराबर ही मिलेंगे, ठीक, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स में। इतना आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ए डैश हो चुका ना, इसका अब हम लोग परिवर्त निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि a प्लस ए डैश का परिवर्त निकालेंगे, और अगर वो बराबर आ गया, अगर वो बराबर आ गया मतलब a प्लस ए डैश, और उसका अगर हमने परिवर्त निकाला तो देखो जो बच्चों क्या करेंगे 2, फिर उसके बाद 11 और 11 और उसके बाद 14। अभी ऐसे लिखा और इसके ऊपर डैश लगा दिया। अब इसको बदलो तो 2 ये लिखेंगे, ये वाला 11 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 11 वहाँ लिखेंगे, और ये वाला वही है ना। जैसे एक बच्चा मुझसे बोला एक दिन कि सर जी गूगल लिख के दिखाइए, मैंने कहा कि लो भैया गूगल मैंने लिख दिया। उसने मुझे बोला सर गलत लिखा। हमने कहा क्यों? कह रहे ये वाला वो यहाँ होना चाहिए और ये वाला वो यहाँ होना चाहिए। हमने कहा सर पागल। समझ में आई बात? क्लियर हुआ इतना? सही था वो भी। चलो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद a माइनस ए डैश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये अब आपको हम होमवर्क देते हैं बच्चों, इसको खुद करना, बहुत आसान है, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले a माइनस ए डैश हमें बताना है कि एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम लोग करेंगे क्या, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो यार जल्दी। हम लोग सबसे पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, और उसके बाद डैश मतलब समझते यार, परिवर्त निकालेंगे, और उसके बाद बच्चों फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको माइनस से गुणा करके दिखा देंगे कि एक हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह। चलो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस 9 नंबर को देखो, 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर, यदि a बराबर इतना है तो इसका मान और इसका मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए बोले, तो कितना आसान रे, कैसे करोगे। तो हमने लिखा 9 नंबर क्वेश्चन, a को उतारा, और a को उतारने के बाद हमने लिखा 0, फिर a, फिर उसके बाद b, फिर माइनस a, उसके बाद 0, c, फिर उसके बाद माइनस b, माइनस c, और उसके बाद 0। ये हमने लिख लिया, ठीक बालक। अब हमें a प्लस ए डैश करना है। तो यहाँ से हमने लिखा हल, और हल लिखने के बाद बच्चों a प्लस ए डैश करेंगे। अब यार a प्लस ए डैश करने के लिए पहले मुझे ए डैश निकालना भी पड़ेगा। तो चलो यहाँ से ए डैश निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, अभी 0, फिर उसके बाद a, फिर उसके बाद b, फिर माइनस a, उसके बाद 0, उसके बाद c, फिर माइनस b, फिर उसके बाद माइनस c और 0, ठीक। अब a प्लस ए डैश करेंगे। देखो 0 आया, फिर उसके बाद a है,
बी है, माइनस ए 0 है, सी है, माइनस बी माइनस सी, उसके बाद 0 है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद प्लस ए डैश। आज मैं फिजिक्स का वीडियो नहीं दे पाया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने उसको रोक के मैंने सोचा मैथ्स का वीडियो दे देते हैं हम आपको, कल हम फिजिक्स का वीडियो आपको देंगे। देखो 0 0 जुड़ के 0 आएगा, ए में ए जोड़ोगे 0 आएगा, इसमें ये जोड़ोगे 0 आएगा, इसमें ये जोड़ोगे 0 आएगा, इसमें ये जोड़ोगे, सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बालक जो आंसर आएगा वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अर्थात यह एक कैसा आव्यूह आया है? शून्य आव्यूह आया है। आई बालक बात समझ में? अब इसके बाद हमें ये निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश, ये निकालना है बच्चों। तो इसको ना हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप खुद करके निकालना। a 1/2 a माइनस ए डैश बहुत आसान है निकालना बालक, बहुत ही आसान है। सबसे पहले a और a डैश निकाल ही चुके हैं, इसको सारे चिन्ह बदल दोगे और जानते हो आंसर क्या आएगा? ये a है ना, a में a जुड़ेगा, b में b जुड़ेगा, फिर a में a जुड़ेगा, बस यही होगा, आसानी से कर लोगे। ठीक, 9 नंबर। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम एक बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम। आप लोग सोच रहे होंगे सर आव्यूह वाले चैप्टर में आप एक बता रहे हो, 2 घर के लिए दे रहे हो, रीजन जानते हो क्या है? यार ये जोड़ घटाना गुणा भाग है, जिसको कॉन्सेप्ट आया ना उसको यार ये चैप्टर हलवा की तरह एकदम लगेगा कि सममित क्या है भाई, ए डैश बराबर, विषम सममित क्या है, ए माइनस ए डैश, मतलब ए बराबर ए माइनस ए डैश, खत्म। परिवर्त क्या है बता ही चुके हैं, कितना आसान है। इसलिए कॉन्सेप्ट लिख लो एक पेज में अच्छे से बस। ठीक, चलो उम्मीद है बालक इतना समझ में आया होगा। ये अब देखो, इसको ये समझ में आया, ये खत्म। अब देखो 3 हो गया, ये हमें दिया हुआ है कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले हमने माना कि बालक, माना a बराबर ये दिया हुआ है 3 5 1 माइनस, ये दिया हुआ है। हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है इसको। तो हम सबसे पहले इससे बालक निकालेंगे a डैश। a डैश कैसे आएगा? 3 5 1 माइनस 1, ये आया। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, और अच्छे से समझना। पहले हम निकालेंगे a प्लस ए डैश, हम पहले ये निकालेंगे, उसके बाद इसके आगे 1/2 लगा देंगे। तो पहले ही लगा लो यार 1/2, ताकि किसी को समस्या ना हो, एक ही बार में सब समझ में आए। ठीक, पहले ही लगा लो। तो 1/2, ठीक, बढ़का ब्रैकेट, तो बढ़का तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि वो भी बढ़का जैसा दिखेगा एकदम। फिर अब हम लोग a नोट करेंगे, 3 5 1 और -1, फिर बीच में प्लस लगाओगे और a डैश वैल्यू नोट करोगे, 3 5 1 -1, ठीक है। और बालक और बालिकाएं, हम बालिकाओं को भूल जाते हैं रोज, अब बालिकाएं भी बोलेंगे। देखो समझ आई बात? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बालक फिर बालिकाएं, देखो बालिकाएं, अभी हम इनको जोड़ेंगे आपस में, और जोड़ने के बाद आएगा क्या? 3 में 3 जोड़ोगे 6 आएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, और यहाँ से 2 आएगा, वो भी माइनस का। समझ गए? समझ गए बालक? तो ये हमने निकाल लिया इसका आंसर। अभी इसी तरीके से मेरे बालकों हम लोग क्या निकालेंगे, छोटा कर लो शिवम सर। चलो अब ना ये हो चुका है, अब हम लोग निकालेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, ये निकालेंगे बालक। तो 1/2 मंझिल का ब्रैकेट, फिर उसके बाद a का वैल्यू, मतलब 3 5
मत करो ज़्यादा, है ना, समझ, ऐसे बोलते हैं ना, दादी लोग बोलती हैं 3 5, हमारी दादी तो है नहीं फिलहाल, ना हमारे दादा हैं, पहले थे। चलो इसको देखो, 3 1 5 -1, ये हो गया बाल को। अब ब्रैकेटवा बंद, ठीक। उसके बाद 1/2, ठीक, समझ में आई बात। और उसके बाद इसको नोट करेंगे, जोड़ेंगे, 3 में 3 घटे 0, 5 में 1 गया 4, 1 में 5 गया तो -4, 1 में 1 तो 0, ये आ गया हमारा इतना। समझ गए कितना आसान है ना। देखो एक स्टेप इसमें हम और करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 और -1, ये आ गया हमारा। इसमें देखो 0, फिर उसके बाद 2, इसको डिवाइड करेंगे -2 और इसको 0। देखो ये विषम सममित है ना, इसीलिए विकर्ण के अवयव 0 आए हुए हैं, ठीक। अब हमारा इतना आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 1/2 और उसके बाद a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश करने पे a आना चाहिए। प्रूफ करते हैं। इसका वैल्यू देखो 3 3 3 -1 प्लस इसको देखो 0 2 -2 और 0, ठीक। आई बालक ये बात समझ में? चलो आई होगी, अच्छे से आई होगी। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जोड़ते हैं। 3 0 3 3 2 5, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 1, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो -1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये है क्या, a है हमारा बल को, यहाँ से आ गया हमारे पास a। इसी तरीके से दूसरा करना है, यही मेथड फॉलो करके तीसरा करना है, यही मेथड फॉलो करके चौथा करना है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। और यह एक प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन्होंने बोला a और b अगर समान कोटि के सममित अवयव हैं। देखो बात तो पता चल गई कि अगर ये समान कोटि हैं, अगर a और b समान कोटि के हैं तभी तो इनका गुणा हो पाया है, तभी तो ये जुड़ पाएंगे। समझ में आई बात? कोई जरूरी नहीं समान कोटि में हो, लेकिन वर्ग अवयव फिर नहीं होगा ना, वो फिर सममित असममित कैसे सिद्ध करोगे। चलो देखो, हमें ये दिखाना है कि ये क्या है। तो शून्य है, सममित है, तत्समक है, मतलब सारे केस में हमें इसको ज्ञात ही करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि a b माइनस b और a, ये हमने लिख लिया। और इसको लिखने के बाद हमने निकाला, चलो भैया एक काम करते हैं कि इसका परिवर्त निकाल के चेक करते हैं। भाई ऐसे तो नहीं पता चल रहा क्या है, तत्समक है या क्या है, ठीक। अब हम इसको परिवर्त निकाल के पहले चेक करेंगे। निकालते हैं। तो हमने लिखा कि a b के ऊपर भी डैश आएगा और माइनस b a के ऊपर भी डैश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर a माइनस b है और इसके ऊपर डैश है तो हम a डैश माइनस b डैश कर लेते हैं। हम सब बताते हुए चलेंगे बच्चों। अब आपने इसको देखा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर, ध्यान से देखना, a b होगा और उसके ऊपर डैश है, मतलब यार परिवर्त निकाल रहे हो, तो a पहले नहीं आएगा, पहले b आएगा, उसका परिवर्त a आएगा, उसका परिवर्त। तो वही यहाँ करते हैं, पहले b आएगा उसका परिवर्त और a आएगा उसका परिवर्त, और उसके बाद यहाँ पर भी पहले a आएगा उसका परिवर्त, b आएगा उसका परिवर्त। अब इन्होंने कहा था कि ये सममित हैं, a और b दोनों सममित हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a व b, यार इतनी गंदी राइटिंग शिवम सर लिखोगे तो कैसे समझ पाएंगे आपके ये बालक। चलो साफ साफ लिखते हैं, a बराबर a डैश
ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश। कैसे कह दिया शिवम सर, बच्चों को भी तो बताओ। बच्चों ये हमारे इसलिए हैं क्योंकि ए व बी सममित हैं, ऐसा कह दिया है हमारे प्रश्न महोदय ने, तो इसीलिए हमने बोल दिया। तो यार अगर ये सममित हैं तो इसका मतलब बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, और माइनस ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर। लेकिन बालक इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। देखो इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, ये पहले और ये बाद में होना चाहिए। इसका मतलब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, आएगा पहले ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसको पहले लिखा, इसको बाद में माइनस कॉमन ले लिया। और ये है क्या, देखो ये है क्या, ये हमने ये निकाला है। इसका ये मतलब है कि चूंकि, बहुत अच्छे समझना, अगर हमने ए बी माइनस बी ए ये था हमारा, और हमने यहां से निकाला कि माइनस ए बी और उसके बाद माइनस बी ए, इसका परिवर्त। देखो जरा ध्यान से, यही तो लिखा हुआ है ना, ये बस फर्क क्या है, ये माइनस उठा के इधर लेके चले जाओ, बात वही हो गई। तो ये आ गया है, इसलिए ए बी माइनस बी ए एक कैसा अवयव है, विषम सममित है। कैसा अवयव बच्चों, विषम सममित अवयव है। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? 11 नंबर क्वेश्चन। आगे चलो, ये 12 नंबर पे आओ। ये दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि तथा a प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान बताओ। सबसे पहले a दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बालक, बहुत आसान प्रश्न है। देखो हमारे पास दिया हुआ है a बराबर कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। अब इससे हम लोग निकालेंगे क्या, ए डैश, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी, तो इनके पंक्ति और स्तंभों को बदल देंगे। इसका मतलब कॉस अल्फा तो यही रहेगा, ये यार यहां नीचे आएगा साइन अल्फा, और ये साइन वहां जाएगा। और यहां पर कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और हम लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो ए का वैल्यू क्या है, देखो कॉस अल्फा, फिर उसके बाद साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर इसका ए डैश का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मैच कर लो, देखो देखो देखो, ये हो गया, बराबर है और बराबर में आई है, और ये सारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमने लिखा 1 0 0 1, ये देखो हमने लिख लिया। विकर्ण के सारे अवयव एक होने चाहिए अगर वो तत्समक अवयव है, तो इन्होंने कह दिया था कि ये तत्समक है, क्योंकि आई बना हुआ है ना, इसका मतलब ही वही है ये। ठीक, चलो अब देखो क्या करेंगे, ये कॉस अल्फा जुड़कर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक, साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फा ये भी जुड़कर 0 होंगे क्योंकि वो माइनस का है। कॉस और कॉस जुड़कर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और बराबर में आएगा आपका, बराबर में आएगा 1 0 0 और 1, ये आएगा। तुलना करोगे अगर, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2 कॉस अल्फा बराबर 1, देखो ये इसके बराबर है। ठीक, तो 2 अपॉन में जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 कॉस में वैल्यू होता है कॉस 60 डिग्री का। 60 डिग्री का मतलब 180 को डिवाइड करोगे 60 से 3 आएगा,
π/3 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो cos π/3, ठीक, और ये cos अल्फा, तो अल्फा बराबर उत्तर आएगा बालक π/3। नहीं समझ में आया तो cos 1/2 किसका मान है निकाल के समझो। आंसर आया हमारा π/3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन करे वो आप कर सकते हो। आपका अगर दिल हम पे बहुत खुश हो गया हो तो इसमें अपने दोस्तों को शेयर करो। ये चीज़ ऐसे दोस्तों को शेयर करो जो वाकई में पढ़ने की चाहत रखें। समझ में आई बात? क्योंकि ज्ञान बांटने से अधिक जब जो है बढ़ जाता है। ये बात सत्य है, ये बात हम पे भी लागू होती है। इसलिए अगर आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला जरूर करेगा। और हमेशा किसी का भला करने के लिए ही सोचो, किसी का बुरा करने के लिए सोचोगे तो आप हमेशा पीछे ही जाओगे। कोई क्या करता है या तो आप उससे मतलब मत रखो। वही कहावत है ना कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो उसका बुरा भी मत करो। और ये फीलिंग आप अगर अपने अंदर ले आए कि अगर किसी का अच्छा ना कर सकें तो उसका बुरा भी ना करें, तो आप इस दुनिया के सबसे सफल इंसान बनोगे। एक ऐसे इंसान बनोगे जो शायद लोग आपको जानेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी चीज आई है कि आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा क्यों करेंगे? और अगर ये फीलिंग आ गई तो बच्चों, मैंने बोला ना, आपसे बेहतर इंसान कोई होगा ही नहीं। इसलिए चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं हैं तो कुछ दिन इंतज़ार करो, पीछे जाओ, आगे बढ़ो। कहने का मतलब है कि एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रबर बैंड। एक बात शेयर करना चाहूँगा, रबर बैंड के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले यार, ये रबर बैंड होता क्या है? रबर बैंड आप जानते हो ना, पीछे खींचोगे जितना उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या आएगी, उसके पास उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही छोड़ोगे ना, धमाके के साथ आगे बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रबर बैंड। मैंने भी कहीं से सुना ही था ये चीज़, अच्छा लगा मुझे तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि लॉ ऑफ रबर बैंड का मतलब है कि आप लोग पहले अपने आप को स्टेबल बनाओ, उसके बाद जब छोड़ो ना अपने आप को तो फिर ऐसे फोर्स के साथ आप आगे जाओ कि धमाका हो जाए। समझ रहे हो? तो ये रबर बैंड की तरह ही अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ो। चलो, अभी अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है ना तो आप ना इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है? और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, और उसके बाद ये जो मैथ मैंने आज पढ़ाई है इसका भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आप जाके डाउनलोड कर सकते हो सारी स्लाइड को। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।